हाय फ्रेंड्स, हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद एसके सर पर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे फ्रेंड्स जो मूल अधिकारों पर चर्चा की हुई थी, आर्टिकल 15 पे चर्चा की थी, उसके पहले 14 और 13, 12 पे चर्चा की हुई थी। और आज के लेक्चर पे फ्रेंड्स हम लोग आगे के जो आर्टिकल हैं, आगे के जो अनुच्छेद हैं, उन पर बात करेंगे और देखेंगे कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं जो आर्टिकल 16, 17 और 18 से संबंधित हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार, इसके बारे में फ्रेंड्स बताया गया है कि ये 14 से लेके 18 तक दिए गए हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लोगों ने आर्टिकल 14 और 15 को पढ़ लिया पिछले लेक्चर पे। अगर अब तक आप लोगों ने 14 और 15 को नहीं देखा, उस लेक्चर को नहीं देखा, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए और उस लेक्चर को देख लीजिए, जिससे आपको आर्टिकल 17, आर्टिकल 16 को समझने में आपको आसानी होगी फ्रेंड्स। और अब फ्रेंड्स हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल 16 में क्या प्रावधान दिए गए हैं। इसमें फ्रेंड्स कहा गया राज्य नागरिकों को, यहाँ से फ्रेंड्स बात एक समझ लीजिएगा कि जो आर्टिकल 16 है सिर्फ नागरिकों को मिला हुआ, जैसा कि हमने आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ था, या जो प्रेमबल जब हम लोग पढ़ रहे थे हमने आपको बताया था कि जो आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 और 30 है, इनसे जो संबंधित प्रावधान है सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ये किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं प्राप्त है फ्रेंड्स। तो राज्य नागरिकों को रोजगार या नियुक्ति से संबंधित, या फ्रेंड्स इसी को लोक नियोजन के कार्यों से संबंधित बोल सकते हैं, लोक नियोजन से संबंधित कार्यों में समानता दिखाएगा, राज्य नागरिकों को रोजगार से जो संबंधित कार्य हैं या नियुक्ति से संबंधित कार्य हैं, या आप कह सकते हैं कि जो लोक नियोजन से संबंधित कार्य हैं उसमें अवसर की समानता, कार्यों में अवसर की समानता करेगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है फ्रेंड्स कि जो राज्य है वो व्यक्तियों को अवसर की समानता देगा, किसमें देगा? नियुक्ति में या फिर रोजगार में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 का सेकंड फ्रेंड्स, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्म स्थान या मूल वंश या फिर निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी किस पे नहीं करेगा? नियुक्ति या रोजगार देने में भेदभाव नहीं करेगा। मतलब फ्रेंड्स क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल 16 का जो सेकंड है कि जो राज्य है वो किसी भी धर्म के व्यक्ति को, किसी भी जात के व्यक्ति को, कहीं पे भी उसका जन्म हुआ हो, कहीं पे भी वो निवास करता हो, किसी भी लिंग से संबंधित हो, महिला हो या पुरुष हो, उसको रोजगार देने में या फिर नियुक्ति कहीं पे देने में जो लोक नियोजन से संबंधित कार्य है उसमें अवसर की समानता रखेगा, उसमें उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। फ्रेंड्स ये आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 16 का फर्स्ट और सेकंड को देखने के बाद अब हम लोग आर्टिकल 16 का थर्ड देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स क्या कहा गया है? 16 का थर्ड कि संसद, जो फ्रेंड्स हमारी केंद्रीय संसद है, वो संसद किसी भी राज्य के निवासियों, किसी भी राज्य के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स,
अगर जो जो हमारी केंद्रीय संसद है वो किसी भी राज्य के जो नागरिक हैं, अगर वो ऐसा उसको लग रहा है कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो कम है उस नियोजन में, उस लोक नियोजन के कार्य में, तो उस राज्य के लिए, उस राज्य के जो नागरिक हैं उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ऐसा आर्टिकल 16 के 3 में लिखा गया है। आप अब समझ गए होंगे कि आर्टिकल जो 16 का 3 है उसमें क्या कहा गया है कि जो संसद है वो राज्य के निवासी, राज्य के नागरिकों के लिए रोजगार के संबंध में, रोजगार के लिए राज्य के नागरिकों को रोजगार के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अब आर्टिकल हम लोग 16 का चौथा देखेंगे, 16 का 4 देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स कहा गया है राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है किसके संबंध में फ्रेंड्स विशेष प्रावधान कर सकता है? जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है। मतलब जो राज्य के वो नागरिक जो सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। रोजगार किसके संबंध में फ्रेंड्स? रोजगार या नियुक्ति के संबंध में, यानी आप कह सकते हैं कि लोक नियोजन के कार्यों में जो के नागरिक हैं फ्रेंड्स, अगर वो उनका जो प्रतिनिधित्व है लोक नियोजन के कार्य में उतना पर्याप्त नहीं है जितना होना चाहिए, तो उसके लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। और वो किनके लिए करेगा? उसमें एक शर्त है कि वो जो वर्ग है जिसके लिए राज्य विशेष प्रावधान करना चाहता है वो पिछड़ा हुआ होना चाहिए और उसका मतलब कि जो प्रतिनिधित्व है वो पर्याप्त ना हो। उसी शर्त पे राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब समस्या आती है कि जो विशेष वर्ग की बात हुई है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग की बात हुई है, इसकी पहचान कैसे की जाए? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो एक पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करे। और आर्टिकल 341 के तहत एक जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति, और 342 के तहत जो अनुसूचित जनजाति है, यानी ST, SC, OBC। फ्रेंड्स इनके लिए राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो इन आयोगों की स्थापना करे, इन आयोगों का गठन करे और ये आयोग फिर अपनी रिपोर्ट दे राष्ट्रपति को। तो इसी क्रम में फ्रेंड्स जब आर्टिकल 340 के तहत इसकी जब पहचान करने के लिए राष्ट्रपति ने एक आयोग की स्थापना की जिसको हम लोग जानते हैं काका कालेलकर आयोग के नाम से, जो पिछड़े आयोग के संबंध में गठित किया गया था। अब फ्रेंड्स हम लोग जरा ये देखेंगे कि जो काका कालेलकर आयोग है जिसका गठन राष्ट्रपति ने किया था उसके संबंध में देखेंगे उसने क्या प्रावधान किए थे। फ्रेंड्स 1953 में राष्ट्रपति ने काका कालेलकर आयोग का गठन किया था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में। लेकिन राष्ट्रपति ने जो इनकी रिपोर्ट थी उसको मानने से मना कर दिया, यानी सहमति नहीं दी, सहमति नहीं दी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी, पहला पिछड़ा आयोग बना 1953 में काका कालेलकर के रूप में, उस आयोग की जो फ्रेंड्स रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति ने नहीं माना, उसको सहमति नहीं दी। इसके बाद जब जनता सरकार बनती 1977 में, जनता सरकार जो कि मोरारजी देसाई के जो प्रधानमंत्री होते हैं उस समय फ्रेंड्स PM बनते हैं और इन्होंने एक आयोग की स्थापना की। फ्रेंड्स मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री बने उस समय के, उन्होंने एक आयोग की स्थापना की 1979 में, जिसको हम लोग जानते हैं EP मंडल आयोग।
और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में। फ्रेंड्स 1979 में बीपी मंडल आयोग की स्थापना करते हैं राष्ट्रपति, इसका गठन करते हैं और इसने अपनी 1 साल बाद रिपोर्ट सौंपता राष्ट्रपति को। और इस आयोग की रिपोर्ट में 3743 पिछड़ी जातियों के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स जातियों के बारे में जो बीपी मंडल आयोग था, कमीशन था फ्रेंड्स, इसको 3743 जातियों के बारे में बताया कि 3743 जातियां हैं जो कि पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। और इस समय फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति थे, ध्यान दीजिएगा, ज्ञानी जैल सिंह थे। पूछ सकता है कि जब पिछड़ा आयोग बना हुआ था, बीपी मंडल आयोग बना हुआ, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह उस समय के राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जो कि उन्होंने 1979 में इस आयोग का गठन किया था। 80 में उसने रिपोर्ट दी थी और उन्होंने 3743 जातियों के बारे में बताया कि ये जातियाँ पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। इस तरह से फ्रेंड्स जब जो पिछड़ा आयोग बना, ये द्वितीय पिछड़ा आयोग था मोरारजी देसाई की सरकार में जो बना, इसकी जो रिपोर्ट आई उस पर जो उस समय तत्कालीन सरकार थी, फिर उसने उस पर एक्शन नहीं लेती। इसके बाद फ्रेंड्स 10 साल बाद यानी 1990 में बीपी सिंह की सरकार बनती है। बीपी सिंह, इन्होंने क्या किया कि 27% आरक्षण की जो ओबीसी था, ओबीसी को 27% आरक्षण की जो मांग थी उसको पूरा कर दिया, दे दिया। ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाता है बीपी सिंह की सरकार में 1990 में। इसके बाद फ्रेंड्स ये सरकार 1990 के बाद बदलती है और 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आती है। और उसमें क्या परिवर्तन हुए इसको लेकर के हम लोग थोड़ा उस पर बात करेंगे। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनती है और जैसा कि इसके पहले 1990 में जो बीपी सिंह की सरकार थी उसने क्या किया था कि 27% आरक्षण दे दिया हुआ था। नरसिम्हा राव की सरकार क्या करती कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दे दिया। ये मामला फ्रेंड्स चला गया कोर्ट में। कोर्ट में मामला पहुंचता है और इंदिरा साहनी वर्सेज भारत सरकार, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो क्या कहती है कि 27% आरक्षण है वो तो वैध है, लेकिन जो 10% आरक्षण दिया गया है इसको वो अवैध घोषित कर देती है और 10% आरक्षण को मानने से मना कर देती है सुप्रीम कोर्ट। अब क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एक बात उसने और कही थी इसी अपने जजमेंट में कि आरक्षण किसी भी कीमत पे 50% से अधिक नहीं होगा। आरक्षण जो है वो 50% से अधिक नहीं होगा, ये इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट कह देती है। अब क्योंकि जो मंडल आयोग बना हुआ था फ्रेंड्स 1979 में, उसने क्या बताया था कि जो 3743 जातियां हैं, 3743 पिछड़ी जातियां हैं, शैक्षणिक या सामाजिक रूप से जो पिछड़ी जातियां उसने निकाल के दी 3743। ये जो टोटल जो जनसंख्या का था ना फ्रेंड्स, ये 50% से अधिक था, यानी ये था 52% फ्रेंड्स था। और इनको आरक्षण मिल रहा था 27%, इनको आरक्षण 27% मिल ही रहा था। और हुआ क्या कि इसमें
एससी और एसटी शामिल भी नहीं थे। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने कहा कि किसी भी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि जो होल जनसंख्या है उसका 52% सिर्फ ओबीसी था मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसी रिपोर्ट का आधार बनाकर उसने क्या कहा कि आरक्षण जो होगा वो 50% से अधिक नहीं कर सकते हम किसी भी कीमत में। और इस तरह से उसने सिर्फ 27% को ही मान्यता दी, क्योंकि अगर ये 50% यहाँ वैसे भी इन लोगों को मिल रहा था, लेकिन अगर इसमें हम लोग 10% और जोड़ देंगे 60% हो जाएगा और ये फिर 50% के ऊपर चला जाएगा, जो कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। और फ्रेंड्स, इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो क्रीमी लेयर लोग होते हैं, एक नया शब्द निकल के आया क्रीमी लेयर, इसके लिए उसने कहा कि क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा। जो 27% आरक्षण था उसके लिए उसने कह दिया कि इनको आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। तो अब फ्रेंड्स एक नई समस्या आ गई कि क्रीमी लेयर के लोग कौन थे, मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं। तो अब एक आयोग बनाया गया, रामनंदन आयोग, जिसका काम क्या था फ्रेंड्स कि ये जो क्रीमी लेयर के लोग थे इनकी पहचान करना था। और ये फ्रेंड्स 1992 में आयोग बनता है और ये अपनी रिपोर्ट देता है 1993 में। जैसा कि आपको पता है कि जो इंदिरा साहनी केस होता है ये 1990 में होता है और इसके बाद जो रामनंदन आयोग बना 1992 में बनता है और अपनी रिपोर्ट 1993 में सौंप देता है। इसमें ये फ्रेंड जो रामनंदन आयोग था इसने बताया क्रीमी लेयर के बारे में कि जो भी लोग संवैधानिक पोस्ट से संबंधित हैं उनको क्रीमी लेयर माना जाएगा, उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे। जो अभी में संशोधन किया गया है कि वो जो जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर माने जाएंगे और जिनकी 8 लाख से अधिक है वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे। और इस तरह से जो बात हुई आरक्षण की इंदिरा साहनी केस में कि जो आरक्षण मना किया गया कि 27% में से वो लोग भी छांटे जाएं जिनको क्रीमी लेयर लोग हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और इसी में एक और अपनी रिपोर्ट में जो इंदिरा साहनी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोन्नति में यानी प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ऐसा जजमेंट में अपने इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रमोशन होंगे उसमें किसी भी आधार का कोई भी आधार मान के उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स इंदिरा साहनी केस को एक बार फिर से समझते हैं हम लोग कि 1990 में केस होता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 27% आरक्षण मान्य है, 10% आरक्षण को वो असंवैधानिक घोषित कर देते, नकार देता सुप्रीम कोर्ट और आरक्षण किसी भी कीमत पर 50% से अधिक नहीं होगा। और क्रीमी लेयर की पहचान के लिए उसने एक आयोग की स्थापना करने को कहा है जो कि रामनंदन आयोग था फ्रेंड्स। इसने 1993 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है और ये बताता है क्रीमी लेयर की पहचान किस तरीके से हो जाएगी, कौन से उसमें आधार होंगे। और इंदिरा साहनी केस में ही कहा गया है कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स 77वां संविधान संशोधन होता है जिसमें कहा गया सरकार एक संविधान संशोधन लाती है जो कि 77वां संविधान संशोधन था। इसमें कहा गया कि अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है। फ्रेंड्स हम लोग आर्टिकल 16 देखेंगे। अब 16 का 5th, इसमें कहा गया जहाँ ऐसी नियुक्तियाँ जहाँ धर्म विशेष का ज्ञान होना आवश्यक है, मतलब ऐसी नियुक्तियां जहाँ पे धर्म विशेष का ज्ञान होना आवश्यक है वहाँ धर्म के आधार पर नियुक्ति हो सकती है।
तो मतलब ये फ्रेंड्स सीधे सीधे कहा गया कि यहाँ पे ये अपवाद हो जाएगा 16 का सेकंड का, कि अगर कोई ऐसी नियुक्ति होनी, किसी मंदिर में अगर पुजारी की नियुक्ति होनी है तो वहाँ पे अगर हिंदू का मंदिर है अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे उसको धर्म का ज्ञान होना चाहिए और ऐसी नियुक्तियों में जो व्यक्ति धर्म को जानता है उसकी वहाँ पे नियुक्ति हो सकती है, ये उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ये अपवाद है उसका। और फ्रेंड्स 103वां संविधान संशोधन हुआ, जो फ्रेंड्स EWS के 10% आरक्षण से संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स क्या कहा गया, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को 10% आरक्षण नियुक्ति या फिर जो संस्थान होते हैं, शैक्षणिक संस्थान होते हैं, शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए दिया जा सकता है। जो 103वां संविधान संशोधन हुआ फ्रेंड्स, उसमें कहा गया कि जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको सरकारी नौकरी में या कॉलेज या स्कूलों में एडमिशन के लिए 10% आरक्षण दिया जा सकता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो OBC है उसको 27% आरक्षण मिलता है, OBC को 27% और SC को 15%, ST को 7.5% और जो अब EWS को दे दिया गया है जनरल के, EWS को फ्रेंड्स मिला वो 10% हो गया। तो इस तरह से टोटल जो आरक्षण होता है वो 59.5% हो गया। मतलब अब जो टोटल आरक्षण मिल रहा है ये इंदिरा साहनी केस के ऊपर चला गया। जो इंदिरा साहनी ने केस में जो जजमेंट हुआ था उसमें कहा गया था कि जो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए आरक्षण, लेकिन यहाँ पे अब 59.5 यानी 59.5 आरक्षण अब लोगों को, नागरिकों को मिल रहा है फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स अब हम लोगों ने आर्टिकल 16 को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। अब हम लोग आर्टिकल 17 को देखेंगे और उसमें क्या प्रावधान किए गए उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग आर्टिकल 17 देखेंगे। अस्पृश्यता का अंत, इसी को फ्रेंड्स कहते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसी को फ्रेंड्स अस्पृश्यता का अंत कहते हैं, इसी को एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहते हैं। और इसमें फ्रेंड्स कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको कोई भी किसी भी प्रकार से अगर प्रताड़ित कर रहा है, उनको मतलब गलत शब्द बोल रहा है, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को अगर किसी भी प्रकार से छुआछूत से संबंधित अगर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको समानता का दर्जा नहीं दिया जा रहा, तो ये फ्रेंड्स आर्टिकल 17 का उल्लंघन होगा और उनको दंड दिया जा सकता है। इसके फ्रेंड्स दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है कि अनटचेबिलिटी जो है उसको रोकने की जो प्रयास है वो राज्य करेगा, और दूसरा जो उसके उद्देश्य है वो क्या है कि जो विधि बनाई जा सकती है, मतलब राज्य ऐसी विधि बनाएगा कि ऐसे कार्यों को रोका जा सके। जैसे कि संसद को अधिकार है आर्टिकल 35 व आर्टिकल 17 के तहत इस तरह की विधियां बनाएं जिनसे अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को रोका जा सके। फ्रेंड्स 1955 में एक कानून बना था अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम, लेकिन इसी को 1976 में संशोधित किया गया। इसका नया नाम फ्रेंड्स बनाया गया
सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट फ्रेंड्स इसका बनाया गया 1955। ये इसका नाम बदल के जो 1955 में अस्पृश्यता निवारक अधिनियम बना हुआ था, इसका नया नाम बना दिया गया संशोधित करके सिविल राइट्स प्रोटेक्शन अधिनियम। और फ्रेंड्स इसके अंतर्गत पूरे भारत में लागू हो गया। और अगर कोई व्यक्ति कोई नागरिक को, किसी नागरिक को जो अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है, उसको अगर मतलब इसके आधार पर अगर उसके साथ भेदभाव कर रहा है तो वो दंड का भागीदार, उसको राज्य दंडित करेगा। ये हमें आर्टिकल 17 इस तरह की शक्ति देता है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं इनको सम्मानपूर्वक, इनको इज्जत से जीने की जो परमिशन है, जो हिम्मत है फ्रेंड्स, वो आर्टिकल 17 उनको प्राप्त कराता है, उनको देता है। और फ्रेंड्स जो आप लोगों ने अब तक सुना है कि एक SC/ST एक्ट के नाम से एक एक्ट जाना जाता है, वो 30 जनवरी 1990 में अस्तित्व में आता है। और इसके आधार पर लोगों को सजा दी जाती है, जो इसको अस्पृश्यता को जो लोग बढ़ावा देते हैं उसको इसके एक्ट के माध्यम से उन लोगों को सजा दी जाती है, उनको रोका जाता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग आर्टिकल 18 पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा गया फ्रेंड्स? उपाधियों का अंत। इसमें कहा गया उपाधियों का अंत, क्योंकि इससे क्या होता है फ्रेंड्स, अगर किसी को किसी प्रकार की उपाधि दे दी जाती है तो इससे क्या होगा कि असमानता फैल जाती है समाज में। इसलिए आर्टिकल 18 में इसका प्रावधान किया गया कि जो समाज है वो समान बना रहे और उसमें उपाधियों, जो किसी व्यक्ति को उपाधि न दी जाए। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे हमारे यहाँ, कि वो लोग क्या करते थे कि लोगों को नए नए प्रकार की उपाधियाँ दे देते थे, जैसे राय बहादुर खान या इस तरह की कुछ भी बोस या कुछ इस तरह की उपाधियां देते थे अंग्रेज, जिनके कारण समाज में असमानता फैल रही थी। उसमें क्या कहा गया कि राज्य, शिक्षा या सेना से संबंधित उपाधियों के अलावा कोई अन्य उपाधि नहीं देगा। आर्टिकल 18 का फर्स्ट में क्या कहा गया कि जो राज्य है वो शिक्षा से या सेना से संबंधित जो उपाधियां संबंध रखती हैं उनको तो देगा, जैसे PhD की डिग्री होगी जो शिक्षा के क्षेत्र में मिलती है, या फिर जो सेना मेडल होते हैं वो सेना में मिलते हैं। तो इनसे संबंधित जो भी शौर्य पुरस्कार होते हैं फ्रेंड्स, तो वो पुरस्कार तो दिए जा सकते हैं, और लेकिन इनके अलावा किसी भी प्रकार की जो उपाधियां हैं वो राज्य किसी को नहीं देगा। और जो 18 का सेकंड है, इसमें क्या कहा गया कि भारतीय नागरिक विदेश में कोई उपाधि नहीं ले सकता, कोई उपाधि नहीं ले सकता। और 18 का थर्ड है फ्रेंड्स, आगे ऐसा व्यक्ति या नागरिक जो भारत सरकार के विश्वास पर कार्य कर रहा हो, वह विदेश में कोई सम्मान या उपाधि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं प्राप्त करेगा। इसमें फ्रेंड्स क्या कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है, नागरिक है, जो भारत सरकार के विश्वास पे काम कर रहा है, किसी नियोजन से जुड़ा हुआ है, वो अगर उसको विदेश में कोई सम्मान मिल रहा है, कोई उपाधि दी जा रही है, तो उसके लिए उस व्यक्ति को राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक हो जाता है। 18 का फ्रेंड्स जो 4 है, उसमें क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति या नागरिक जो
सरकार के लाभ के पद पर आसीन है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा नागरिक जो भारत सरकार के किसी भी लाभ के पद पर आसीन है, वह विदेश में कोई भी सम्मान या उपाधि नहीं प्राप्त करेगा, और अगर प्राप्त करेगा उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए उसको। अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के या कोई व्यक्ति या नागरिक हो भारत सरकार के किसी भी लाभ के पद पर आसीन है, अगर उसको विदेश में कोई सम्मान मिल रहा, कोई गिफ्ट मिल रहा, किसी तरह की उपाधि मिल रही है, तो उसको प्राप्त करने के लिए उसको राष्ट्रपति से सहमति आवश्यक हो जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे आप बात समझ लीजिए, जो 18 का तीसरा है उसमें कहा गया था भारत का जो नागरिक हो जो विश्वास के पद पे आसीन हो, और यहाँ पे क्या कहा गया फ्रेंड्स 18 के चौथे में कि कोई भी व्यक्ति हो, वहाँ पे नागरिक की बात की गई थी, यहाँ पे किसी व्यक्ति की भी बात कर दी गई। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने समानता का अधिकार 14 से जो 18 तक दिया गया है भारतीय संविधान में, उस पर हम लोगों ने व्यापक चर्चा कर ली है अब तक। और फ्रेंड्स एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, आर्टिकल 18 से संबंधित है कि 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पद्म भूषण या फिर पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण या पद्म श्री ये उपाधियां नहीं मानी जाएंगी, ये उपाधियां नहीं मानी जाएंगी। इनको सिर्फ पुरस्कार माना जाएगा। लेकिन शर्त क्या थी कि जिस व्यक्ति को इस तरह के चीज़ें दी जाएंगी, जैसे पद्मश्री या पद्म विभूषण या फिर जो पद्म भूषण हैं, वो लोग अपने नाम के आगे इस तरह के वर्ड नहीं यूज करेंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर कोई पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण मिला हुआ है, वो व्यक्ति अपने नाम के आगे या नाम के बाद में ऐसे जो टाइटल उनको दिए गए हैं, इस तरह के जो पुरस्कार दिए गए हैं, ये अपने नाम के आगे या पीछे यूज नहीं कर सकते। और इनको जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको उपाधि नहीं माना, इनको एक तरह का पुरस्कार माना है। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोगों ने आर्टिकल 18 का, आर्टिकल 16 का या 17 का व्यापक जो चर्चा करनी थी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे अब स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, जो कि 19 से 22 के बीच में दिया गया है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर को बार बार देखिए, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हुआ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, हम उसका आंसर अवश्य करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार।